हेलो बच्चों, कैसे हो। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में। और जो ट्वेल्थ क्लास में बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरा चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उस तीसरे चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। देखिए, हमने 3 क्लासेज ऑलरेडी इसकी अपलोड कर ली हैं। आप उन्हें देखें, फिर बाद में आप ओम के नियम पर आएँ ताकि उनको आपको ये चीज़ ईजी से समझ में आए। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर आपका टाइम ज़ाया नहीं करके क्लास की ओर रुझान करता हूँ। आज हमारी जो क्लास है वो है ओम के नियम पर आधारित। चलिए मैं लिख देता हूँ फिर, ओम नियम। देखिए बच्चों, ये जो ओम नियम है, ओम्स लॉ जो है, वो दिया गया था हमारे पार यहाँ पर जॉर्ज साइमन ओम द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज साइमन ओम द्वारा। और ये दिया गया था 1826 में। जो ओम का नियम है वो साइमन ओम द्वारा दिया गया था 1826 में। देखिए, ओम का नियम कहता क्या है। इन्होंने बताया कि भाई, अगर आप किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर रहे हो, क्या उत्पन्न कर रहे हो? विभवांतर उत्पन्न कर रहे हो, तो उस चालक में लाजमी सी बात है कि भाई धारा प्रवाहित होगी। और वो धारा कितने मान की होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने उस चालक के दोनों सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न किया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, वही उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। विभवांतर बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, विभवांतर कम होगा, बहने वाली धारा का मान भी कम होगा। ये बात ओम ने बताई थी अपने नियम में। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं, परिभाषित कर देता हूं भाई। ओम नियमानुसार, ओम नियमानुसार किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित, उसमें मतलब उसी चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। तो इस बात को आप ध्यान से गौर करके सुने कि भाई, ओम जी ने जो नियम दिया था, साइमन ओम ने 1826 में जो नियम दिया था, उस नियम में उन्होंने ये बताया था कि आप किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर रहे हो, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का जो परिमाण होगा वो विभवांतर के अनुसार बदलता रहेगा। यानी जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी, जिससे विभवांतर घटेगा वैसे धारा का परिमाण भी क्या होने वाला है? घटने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि भाई, जितनी आप विभवांतर बढ़ाओगे धारा भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के यदि माना एक चालक के सिरों पर विभवांतर V हो तथा उसमें से प्रवाहित धारा I हो, तो ओम नियम से हम कह सकते हैं कि भाई V जो है वो समानुपाती होगा किसके? I के। ओम के नियम से हम क्या कह सकते हैं? V जो है वो क्या होने वाला है? समानुपाती होने वाला है I के। अब इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया, और वो सुधार कुछ इस तरीके से किया गया कि भाई, जैसे ही आप इसको वापस हटाऊं, फिर थोड़ी साइड में ले लेता हूं। ये हमने पार्टीशन कर लिए हैं बोर्ड के। हाँ भाई, v जो है वो समानुपाती होता है किसके? r के। v समानुपाती r। तो जैसे ही हम समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक r लिखेंगे। सॉरी, v समानुपाती होता है किसके? I के। और जैसे ही हम यहाँ से समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका r। और ये जो r है, इस r को कहते हैं बच्चों समानुपातिक स्थिरांक। क्या कहते हैं? समानुपातिक स्थिरांक। इसको ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसको ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर हम यहाँ पर आर के लिए प्रतिरोध
के रूप में आर को जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई ये हमारा जो आर है वो क्या है, प्रतिरोध है। तो ये ओम का नियम था, छोटा छोटा साइमन ओम ने बताया था कि भाई किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और यहाँ से हमारे पास निकल के आता है V बराबर आर, या जिसको हम लैंग्वेज में हमेशा रूटीन लैंग्वेज में V बराबर आई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V बराबर आई आर। तो ये आपकी चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए हम प्रतिरोध की तरफ गमन करते हैं। अब हम इस आर को जो समानुपातिक स्थिरांक है इसी को समझ लेते हैं। तो ये अब हमारा है प्रतिरोध, रेजिस्टर कहा जाता है, आर से लिखते हैं, इसको लिख देते हैं। देखो प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें धारा का पतन होता रहता है, उष्मा के रूप में धारा खर्च होती रहती है, तो ये प्रतिरोध के कारण ही होता है। यानी कोई भी चालक जिसके अंदर धारा प्रवाहित की है तो उस धारा के मार्ग में कितनी बाधाएं आ रही है, कितना व्यवधान आ रहा है, उसे ही हम किससे दर्शाते हैं? प्रतिरोध से दर्शाते हैं। तो इसको हम परिभाषित करें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या व्यवधान ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ये हो गया आपका क्या? प्रतिरोध। किसी भी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां धारा का ह्रास होने वाला है, उष्मा ह्रास के रूप में ऊर्जा ह्रास होने वाला है। तो ये जो ह्रास होता है वो होता है किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा या व्यवधान, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम ये कहें अगर ऐसा लिख दें भाई किसी चालक से आई धारा प्रवाहित करने पर आर प्रतिरोध उत्पन्न होता हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर V अपोन में I। ये हमने कहाँ से लिखा है भाई? ये हमने ओम के नियम की सहायता से लिखा है। कौन से नियम की सहायता से? ओम नियम की सहायता से। क्योंकि ओम नियम कहता है कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, और V समानुपाती I के होता है। R स्थिरांक है, R का मान हो जाएगा V अपोन में I। तो यहां से हम एक नई परिभाषा लिख सकते हैं किसकी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की जो नई परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। का अनुपात ही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। यानी हम इसी फॉर्मूले से इसको हमने परिभाषा के रूप में बदल दिया कि भाई किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित, विभवांतर उत्पन्न होगा तो धारा प्रवाहित होगी, तो उसमें से प्रवाहित धारा, इन दोनों का जो अनुपात है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। उसको ही हम क्या कह देते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं। और अब अगर देखिए इसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो ग्राफीय निरूपण कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ से मैं एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, कि यदि चालक के सिरों पर विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित धारा के मध्य
ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये सीधी रेखा ही किसको दर्शाएगी? प्रतिरोध को दर्शाती है। ये सीधी रेखा ही प्रतिरोध को दर्शाती है। किसको दर्शाती है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध को दर्शाती है। देखिए कैसे दर्शाती है, बना लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती है किसके? I के। ओम का नियम कहता है V समानुपाती है किसके? I के। तो जब V समानुपाती है I के, इसका मतलब इनके मध्य जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ तो कुछ इस तरीके से ही बनने वाला है ना भाई। ओम का नियम कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो ग्राफ जो आपका बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये तो आपकी मान लेते हैं भाई आई है इधर, और ये V मान लेते हैं इधर। ये तो आई है और ये क्या है? V है यहाँ पर इधर। अब देखिए जो R प्राप्त होगा या जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के मध्य, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। मैं पेन यहाँ पर दूसरा काम में ले लेता हूँ तो आपको आसानी से दिख सके। ऐसे ये इस तरीके से ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, और ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है यही हमें किसको दर्शा रहा है? ये बच्चों हमें यहाँ पर R को बता रहा है। किसको बता रहा है? R को। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये जो सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई, इसका जो ढाल है यहाँ पर थीटा, रेखा का ढाल, ये जो रेखा का ढाल है, ये रेखा का ढाल ही हमें किसको बता रहा है बच्चों? ये इस प्रतिरोध के परिमाण को बता रहा है, प्रतिरोध के मान को बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं भाई m बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना कि भाई ये यहाँ पर मैं इस लाइन को खींच लेता हूँ इस तरीके से। अब आप इस पर ध्यान देवें भाई, ये जब V है इधर ये V है, तो इसका मान भी कितना रहना है? V ही रहना है। और ये जो मान है वो कितना रहना है? I। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा आधार। लंब थीटा के सामने वाली भुजा V और आधार ये वाली भुजा I। तो V अपोन में I और V अपोन में I ही क्या होता है? R होता है बच्चों। V अपोन में I क्या होता है? R होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो रेखा की ढाल होगी, जब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I होता है। और जब इनके मध्य हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और जो रेखा का ढाल होगा वो ढाल हमें बताएगा प्रतिरोध को। किसको बताएगा? प्रतिरोध को। देखिए इसमें से हम क्वेश्चन कुछ इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। देखिए इसमें से अगर हम दो अलग अलग ग्राफ बनाना चाहें, अगर मैं ये कहूं आपको कि भाई हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं दो अलग अलग, आप दो से ज़्यादा भी काम में ले सकते हैं, अलग अलग ताप पर। जब ताप अलग अलग हो तब हम यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा बनाएंगे? देखिए इसको हम मान लेते हैं भाई ये आपका T1 है, इसको हम मान लेते हैं T2 है। ये जो सदिश है वो, सॉरी सदिश कहाँ से आगे बीच में, ये यहाँ पर जो धारा है वो I है। क्या है? I धारा है, और यहाँ पर विभवांतर V है। तो विभवांतर V और I धारा के मध्य ग्राफ जो प्राप्त होता है, जो हमें प्रतिरोध का ग्राफ प्राप्त होता है, वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। अगर ये मान लूँ कि भाई ये T1 तापमान पर यहाँ जो थीटा है वो θ1 है, और ये T2 तापमान पर यहाँ थीटा जो है वो आपका कितना है? θ2 है। कितना है? θ2। तो मुझे ये बताइए कि भाई जो रेखा की ढाल है टेन θ1 और टेन θ2, यहाँ रेखा की ढाल कौन सी हो जाएगी? टेन θ1 और टेन θ2। आप सब जानते होंगे भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है। यहाँ हमें दिख रहा है कि θ1 जो है वो θ2 से कैसा है? बड़ा है।
थीटा का मान जो टेन के अंदर थीटा का मान 0 से अनंत तक बढ़ता ही जाता है, जैसे परिमाण बदलेगा कोण का मान बदलेगा वैसे वैसे ये बदलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई थीटा 1 जो है वो किससे बड़ा है, थीटा 2 से बड़ा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई T1 भी जो है वो बड़ा है किससे, T2 से। और कुल मिला के हम कह सकते हैं जिसका ढाल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका ढाल बड़ा उसका परिमाण भी बड़ा, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर R1 बड़ा हो जाएगा किससे, R2 से। R1 भी बड़ा हो जाएगा किससे, R2 से। वहीं देखिए मैं कुछ एक और इसको और समझा देता हूँ अलग तरीके से। वो ये है कि भाई अलग अलग जब आपके पास धातुएं हो तो क्या हो जाएगा, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग धातुओं के लिए देखिए अलग अलग धातुएं हो तो ये तो समझ में आ गया हो गया। कोण बड़ा, प्रतिरोध ढाल बड़ा, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब देखिए हम अलग अलग धातुओं के लिए डायग्राम बना लेते हैं। मैं वापस यहाँ पर डायग्राम को निर्माण कर देता हूँ। ये हमारे पास मैं यहाँ दो धातुएं ले लेता हूँ, एक धातु ये वाली और एक धातु यहाँ, इसको इधर छोड़ देते हैं। चलिए फिर मैं ये लिख देता हूँ भाई इधर तो आपका V है विभवांतर और इधर आपका कोण है I है। ये जो कोण है इसको मैं थीटा 1 दे देता हूँ और ये कोण जो है उसको थीटा, इसको B और A दे देता हूँ। ये धातु A है और ये धातु B है। इन दोनों को देखने के पश्चात भी आपको लग रहा होगा कि भाई टेन थीटा A जो है वो बड़ा है किससे, टेन थीटा B से। तो इसका मतलब धातु ए के लिए जो आपका ढाल है वो ज्यादा है किससे, धातु बी के लिए ढाल से। तो जिसका ढाल बड़ा उसका प्रतिरोध भी बड़ा, तो आर ए जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, आर बी से। अब आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर ओम का नियम ढंग से समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आप प्रतिरोध को भी समझ गए होंगे। चलिए फिर अब हम प्रतिरोध के मात्रक और विमा की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ इसी जगह पर। फिर हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध के मात्रक और विमा की। देखिए बच्चों प्रतिरोध का मात्रक, भाई प्रतिरोध का जो मात्रक है वो बराबर ही तो होगा V अपॉन में I के मात्रक के। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा, V अपॉन में I के मात्रक के बराबर ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो V अपॉन में I का मात्रक यानी मैं यहाँ लिख दूं भाई R का मात्रक जो है वो हो जाएगा आपका V अपॉन में I का मात्रक, V विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट होता है, I धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हमारी भाषा में बोला जाता है ओम। क्या बोलते हैं इसको हम, ओम। इसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इजी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका आर है प्रतिरोध है उसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। वहीं अब हम देखते हैं भाई प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा। तो प्रतिरोध की विमा भी तो बराबर होगी किसकी विमा के बराबर, आई अपॉन में सॉरी V अपॉन में ए की विमा के बराबर, V अपॉन में ए की विमा के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो प्रतिरोध की जो विमा है वो हो जाएगी आपके पास R की विमा, वो हो जाएगी आपकी V अपॉन में I की विमा के बराबर। V की जो विमा है वो क्या हो जाती है, M1 L2, लिख देता हूं मैं M1 L2 T-3 A-1। ये तो आपके पास किसकी विमा हो गई भाई, ये विमा हो गई विभवांतर की। और यहाँ पर प्रतिरोध सॉरी धारा है, धारा की एम्पियर जिसकी विमा होती है A1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई आर की विमा जो है, प्रतिरोध जो है आर उसकी जो विमा है वो हो जाएगी भाई M1 L2 T-3 A-2। ये विमा हो गई किसकी, आर की। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक प्रतिरोध हो गया। अब हम यहीं पर एक ओम की परिभाषा लिख देते हैं। किसकी परिभाषा लिख देते हैं, एक ओम की। चलो यहीं पर लिख देते हैं भाई
1 ओम की परिभाषा, यहां मैं लिख देता हूं 1 ओम। देखिए 1 ओम को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप किस तरीके से परिभाषित करोगे। देखिए हमने पढ़ा था कि भाई R बराबर होता है V अपोन में I। अगर मैं कहूं कि किसी चालक पर एकांक विभवांतर उत्पन्न करें, तत्पश्चात उसमें एकांक परिमाण की धारा प्रवाहित होगी, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसका मान भी 1 ओम ही होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर V जो है वो 1 वोल्ट के बराबर हो और जो I है धारा वो 1 एम्पियर के बराबर हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राप्त होने वाला जो प्रतिरोध है वो भी 1 ओम ही होगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 1 ओम ही हो जाएगा। तो मैं इसको परिभाषित कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं भाई किसी चालक के सिरों पर एकांक विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें से प्रवाहित धारा एकांक हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध कितना होगा भाई, प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये परिभाषा हो गई आपकी किसकी, 1 ओम की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई, 1 ओम की परिभाषा हो गई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। फिर हम चलते हैं आगे प्रतिरोधकता के बारे में। तो ये स्क्रीनशॉट ले मैं, चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से। देखिए जो प्रतिरोधकता है वो ये कहती है भाई, प्रतिरोधकता किससे दर्शाते हैं, रो से। प्रतिरोधकता को हम कुछ ऐसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर करता है, हाँ भाई, हम ये जानते हैं कि कोई किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करेगा। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो भी चालक है वो चालक की लंबाई यानी चालक का प्रतिरोध की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध इसको सीधा ही लिख देते हैं, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है लंबाई पर, और निर्भर कैसे करता है कि वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई जैसे जैसे घटेगी प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई आर समानुपाती होता है किसके, एल के। यहां एल हमने चालक की लंबाई मानी है और आर आप जानते हो प्रतिरोध होता है। दूसरी बात, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई जो आपका प्रतिरोध है चालक का वो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा।
तो हम इन दोनों समीकरणों से, कौन से समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि भाई R जो है वो समानुपाती है L अपोन में A के। किसके समानुपाती है? L अपोन में A। यहां से आप समझ रहे होंगे L बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, L कम करोगे प्रतिरोध भी कम होगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे ही हम यहां से समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये रो ही दर्शाया जाता है प्रतिरोधकता को। किसको दर्शाता है? ये प्रतिरोधकता को बताता है। ये जो रो लिखा है हमने, यही किसको बताता है बच्चों? ये बताता है आपकी प्रतिरोधकता को। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई रो बराबर हो जाएगा आर ए अपोन में एल। आर ए अपोन में एल हो जाएगा। ये आपकी प्रतिरोधकता का सूत्र आ जाता है। जो ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता हो गई आपकी क्या? आर ए अपोन में एल। ये प्रतिरोधकता हो गई आर ए अपोन में एल। यहां तक चीजें